मैं प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा हाँ हैं? अच्छा माला है। खड़े होने की जगह नहीं रख देंगे बालू जी को। भाई भैया साइड है भैया। तेरे वीडियो नहीं जा रहा है चक्कर में। हेलो 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 इसके अंदर भाई फिर आप हम क्या करा यही सब पे चढ़ा। सभी मंचासीन अतिथियों से और सभी सम्मानित साथियों से आग्रह है, एक संकल्प राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम सब लोग लेंगे। मैं इधर से वाचन करूंगा, आप उसे दोहराएंगे। जी खड़े होकर के। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न भी करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मैं यह भी संकल्प करता हूं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर देश को बचाने के लिए सामाजिक न्याय वाली सरकार लाने के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर R.K. वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, लालजी वर्मा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम जी पटेल जी और बड़ी संख्या में विधायक चित्रकूट से लेकर के और सभी साथी जो आज आए हैं। आज पार्टी कार्यालय में हम सब लोग मिलकर के 150वीं जयंती सरदार पटेल जी की मना रहे हैं। लौह पुरुष, भारत रत्न और देश को एक बहुत फर्म नेता और एक स्ट्रांग लीडर, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए और भारत की रियासतें, भारत को भौगोलिक दृष्टि से बड़ा बनाने के लिए लौह पुरुष ने जो फैसले लिए, आज हम सब लोग इस संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके अपने देश को, प्रदेश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव जी को भी याद हम लोग कर रहे हैं, जो जनक रहे समाजवादी आंदोलन के
वो एक शिक्षक तो थे ही, कई संस्थाओं में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया। हम उनको भी याद करते हुए समाजवादी प्रदेश भारत कैसे बने उस दिशा में हम लोग लगातार मिलकर के काम करेंगे। आज बहुत सारे जागरूक, प्रतिष्ठित, सम्मानित लखनऊ और आसपास और उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात और उनके विचारों को सुनने का मुझे मौका मिला। उनके ही बीच से कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और देश के परिवर्तन के लिए, प्रदेश के परिवर्तन के लिए और समाज को खुशहाल और एकजुट करने के लिए जो विचार आए, मैं उनके विचारों से अपने आप को जोड़ता हूं, उनकी भावना से अपने आप को जोड़ता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि पीडीए हम सब लोग उसी दुख की कड़ी से बंधे हुए लोग हैं। हम सब लोग एक ही विचारधारा पीडीए के साथ मिलकर के बदलाव लाने का काम करेंगे। जहां सुझाव आए वहीं ये भी बात रखी गई कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए मॉडर्न और समय के हिसाब से जो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी है, अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी बने सरदार पटेल जी के नाम पर, तो वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। उनके सम्मान के लिए भी कोई बड़ा काम और भी करने का काम करेंगे। वहीं ये भी सुझाव आया है कि जब SIR हो रही है उत्तर प्रदेश में, SIR बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए BLO के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि SIR में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। और भविष्य में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, हमें योजनाएं लागू करनी है या तमाम गरीब परिवार के लोगों तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। जिस तरीके से मंडल कमीशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए, अगर SIR में एक कॉलम बन जाएगा और जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और ये जो हमारा सुझाव है इसको लागू करेंगे। सर, बिहार में जिस तरह से उसामा के बेटे सर ये कह रहे थे कि जो बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे को जो टिकट दिया तो गृह मंत्री जी ने कहा कि यहाँ जंगल राज लाना चाहिए। आनंद सिंह ने वहाँ हत्या करवा दी दुलार चंद यादव के अधीन, और दर्जनों NDA ने प्रत्याशी ऐसे दिए हैं जो बड़े अव्वल दर्जे के बदमाश रहे, माफिया रहे। मैं सीरियस नोट पे ये बात कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी, या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां, और वो भी चुनाव के दौरान। अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। आजमगढ़ में भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा की महिला कार्यक्रम आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को भाजपा में शोषण हो रहा है। इससे पहले भी आपको पता होगा, एक प्रदेश के अध्यक्ष से उन्होंने पूछा योजना कैसी चल रही है, इनको पहचानते हो?
तो याद है उस महिला ने क्या कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो सोचिए आप। और ये एक महिला का दुख है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य संगठन में की है। अगर उसका दुख ये है तो सोचो और न जाने कितना दुख होगा। इसीलिए आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी हाल में ही एक पुलिस के अधिकारी पकड़े गए हैं। वो खबर नहीं पढ़ रहे थे, अखबार में कुछ पैसा छिपा रहे थे। फाइल थी वो। अरे अखबार गलत बोल दिया मैंने। कानपुर में रवि सतीजा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश दुबे को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जी प्रश्रय दे रहे हैं और इस खबर को मीडिया इग्नोर करना नाम नहीं छाप रहा है सर। और आपने पहले ही बोला था कि अमिताभ अखिलेश दुबे मुक्त होगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी। वो विकास दुबे थे और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। हालांकि विषय से अलग चला जाऊंगा मैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथियों का ये भी योगदान रहता है कुछ न कुछ। अभी हाल ही में त्योहार के समय पर मैंने कहा सुझाव दे दूं एक आपको। मैंने सुझाव दिया। मैंने दियों के खिलाफ तो नहीं बोला था ना। मैंने कहा सुझाव देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है। फिर घसियारी मंडी के लोगों को मैंने एक वीडियो डाला कि कम से कम यहां देख लो कि भाई दिए भी जल रहे हैं और रोशनी भी है भगवान कृष्ण के। अरे चैनल वालों, अखबार वालों, आज सरदार पटेल जी को तो याद करो। लौह पुरुष सरदार पटेल जी क्या देश बनाना चाहते थे, मजबूत देश बनाना चाहते थे। हमारे कमजोर प्रेस के लोग कैसा मजबूत देश बनाएंगे बताओ। मैं अपना वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपका भी वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या मजबूरी है वीडियो के, मतलब प्रेस के लोगों की। तो जो बात आप कह रहे हो, कानपुर वाली बात, वहां पर पूरे सरकार के अधिकारी उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। यहां जितने लोग आए हैं, हम तो चलो लखनऊ रहते हैं, हमें तो लोग बताते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ये तो जमीन पर रहते लोग हैं। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो करप्शन है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट से लेकर के भेदभाव है, अपॉइंटमेंट का भेदभाव है। अपॉइंटमेंट किसको मिल रहा है और कौन वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा पहले अपने हम वीडियो दिखाएं, फिर अपने प्रेस के साथियों का जो उनका है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अंतोगत समाजवादियों को लड़ना तो उद्योगपतियों से पड़ेगा। जो ताकतें पीछे हैं, आप तो क्या, हम क्या बोले आपको, आप तो हमारे साथी हो, आप भी परिवर्तन के साथ हो। मैं देखता हूं जब मैं कहता हूं 27 में सरकार बनने जा रही तो आधे से ज्यादा चेहरे खुश हो जाते हैं। देखिए तो ये तो अपने साथी हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं है। इनके जो पीछे ताकतें हैं वो हमारे खिलाफ हैं। सरकार ने गन्ना किसानों, अरे गन्ना, आज हाँ गन्ना को बोलते हैं, हाँ गन्ना किसानों का जो मूल्य बढ़ा है, जो 30 रुपए बढ़ाया है, लेकिन सरकार उससे ज्यादा तो अपने पंचायत में खर्च पैसा दे रही है। देखिए, जो रुपया और बढ़ना चाहिए। हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए और कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो। लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए। और तब जब सरकार मुनाफा कमा रही है, मुनाफा सरकार कमा रही है और सरकार के लोग कमा रहे हैं मुनाफा। कितने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में, और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को। क्या हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, डीजल कितना महंगा था,
हाँ एनपीके कुछ भी नहीं है, एनपीके नहीं है, बताइए आप। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहां खरीद हो रही है धान? एमएसपी जो तय है वो भी कहीं उपलब्ध नहीं, कहीं दे नहीं ले पा रहा किसान। कोई जिला नहीं, ये फतेहपुर के कहीं एमएसपी नहीं मिल रही होगी। 1600-1700 में बताइए आप कौन ले जा रहा है? और एमएसपी का जो ऐलान है वो कितने का है? वो आगे का बीज का कौन ले जा रहा है पैसा? सोचिए कहां जा रहा है पैसा। और आपको मैं बता दूं, गन्ने के कीमत तो बढ़ाई, प्रचार बड़ा किया, लेकिन आप एक खबर नहीं सुन पाए और आपने भी जानी होगी, मंडियां बेचने की तैयारी है। जो 3 काले कानून थे किसानों के, उसमें ये भी ऑप्शन था, उस कानून में ये भी था कि प्राइवेट की जाएंगी मंडियां प्राइवेट हाथों में होंगी। तो आप बताइए, एक सरकार जो गन्ना किसानों का इतने वर्ष लग गए बढ़ाने में, जो जिससे लाभ भी नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, और बहराइच की चीनी मिल 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लेके भाग गई, बंद कर दिया, और तमाम मालिकों से मिली हुई सरकार है ये। जब हमारे आपको धोखा दे रहे थे प्रचार से, तो पीछे मंडी बेचने का फैसला ले रहे थे। बताइए मंडियों की कीमत क्या है? यहां जितने लोग जानते हैं, मंडियां बहुत कीमती जमीन पर हैं। शहरों में जो मंडियां हैं उसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है न जाने कितनी है। तो रियल एस्टेट वैल्यू को देखते हुए मंडियां नहीं चलाना चाहते, किसान को नहीं लाभ देना चाहते, वो मंडियां बेचने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी रामराज की इसलिए वीडियो देखिए। एक सवाल है, बीजेपी रामराज की बात ये की जगह बात करती है, लेकिन हमारे काकोरी में एक दलित बुजुर्ग को अग्र कार्यकर्ता के द्वारा प्रसाद करवाई जाती है। न केवल मेरे साथी, ये अन्याय दलित समाज के साथ तो है ही है, लेकिन अभी बलरामपुर की घटना आप लोगों ने सुनी होगी और देखी भी होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग और स्वजाति भाई लोग किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, और जान लेने गए, बताइए हत्या करने गए। थाना बलरामपुर नगर की कोतवाली का है, जहां पीड़ित समाज के साथ ही अन्याय हो रहा है बड़े पैमाने पर, और न्याय नहीं दे रही सरकार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना अन्याय इस सरकार में, और जो कहती है 0 टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। काय का 0 टॉलरेंस है आपका? दलित वहां मारे जा रहे, दलितों से यहां अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ वहां अन्याय हो रहा है। और बीएलओ और एडीएम इलेक्शन देखने वाला अधिकारी कौन होगा? एक भी पीडीए का नहीं है। ये क्या तैयारी है आपकी? जब अयोध्या हार गए ये लोग, अयोध्या का चुनाव अलग कराया, और अयोध्या के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए गए थे और जो चुनाव के अधिकारी बनाए गए थे, वो बाकायदा खास लोगों को बनाया गया था, जो सरकार के खास लोग हैं उनको बना करके भेजा गया था। खैर वीडियो देखिए, फिर प्रेस की भी न्यूज देखिए और वीडियो देखिए कि हमारे प्रेस के साथ ही क्या करते हैं। अभी इसके बाद गरीब लोग वहां क्या बोला उस पर, क्या बोलना है, क्या देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। अच्छा वो देखो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पर सुझाव। अरे विजय भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों ऐसा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का, ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद है? बस याद आइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब प्रेस की रिपोर्ट है। अयोध्या में दिए मोमबत्ती जलाना फिजूल खर्च लग रहा, फिजूल खर्च। आज उन्हें ना, आज बीजेपी और एक बहुत बड़ा वर्ग ना सफाई महोत्सव की याद दिला रहा है। फिजूल खर्च की बात आ जाती है ना, कि वो फिजूल खर्च की श्रेणी में आता था या नहीं आता था, जहां 100 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते थे, सितारों को चार्टर्ड प्लेन से उतारा जाता था, 9 हवाई जहाज उतारे जाते थे, फिल्मी कलाकारों, पूरा प्रशासनिक अमला वहां सेवा में तैनात होता था।
आप जानते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक, सुनिएगा, फिजूल खर्च की बात कर रहे हैं ना अखिलेश यादव जी, फिजूल खर्च, ये फिजूल खर्च की श्रेणी में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में सैफई महोत्सव पर 334 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इनको दियों से कष्ट हो रहा है। 334 करोड़, ये नहीं था फिजूल खर्च। सिर्फ एक बॉलीवुड नाइट पर ना, उस रिपोर्ट के हिसाब से 100 करोड़ रुपए, एक बॉलीवुड नाइट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगे थे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। जहां सुरक्षा के लिए ना कई जिलों की पुलिस फोर्स मंगवा ली जाती थी। उसी रिपोर्ट में लिखा था 8 कंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात रहती थी। ये फिजूल कष्ट थोड़ी ना। अयोध्या में दिए जल रहे हैं, वो राम मंदिर का कष्ट अभी भी है। दीपावली के दियों से कष्ट है। अच्छा, इसलिए बीजेपी का कहना है कि कम से कम अखिलेश यादव को। दीपोत्सव पर अखिलेश यादव के बयान पर बवाल मच गया। दर्शक, सनातन के अपमान पर योगी और अखिलेश में ठन गई है। अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश ने योगी को कहा कि आपको क्रिसमस से सीख लेना चाहिए। कहा कि क्रिसमस पर पूरी दुनिया रोशनी से जगमगाती है। अखिलेश ने कहा हमें उनसे यानी क्रिसमस से सीख लेना चाहिए। दिए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? सोचिए आप, अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार को हटा दीजिए, हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसी सुंदर लाइट लगाएंगे। अखिलेश यादव के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से ही जवाब दिया, जहां पर दिए जलाने का रिकॉर्ड बना है। योगी आदित्य। बस, धन्यवाद। प्रेस के लोग कृपा करो थोड़ा। मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि प्रेस के लोग थोड़ा कृपा करो। प्रेस के लोग भी कृपा करें थोड़ी सी। वो मैं वीडियो दिखा नहीं सकता वो वाला। मैं जाऊंगा, जाएंगे तमाम। डॉक्टर सिंह ने प्रसव के लिए आई महिला के पति से कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो। और इसी तरह की एक दूसरी घटना मिर्जापुर में हुई, जहां प्रसव के लिए महिला गई और अस्पताल के बाहर टीचर था, इसलिए एम्बुलेंस ने थोड़ी दूर गेट के बाहर उतार दिया और टीचर में ही प्रसव हो गया महिला का। क्या बताएं मेडिकल के लिए। ये घटनाएं, सूचनाएं लगातार मिल रही हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो सरकार में हैं, जब इन्हें अच्छा इलाज कराना होता है तो समाजवादी सरकार में बना हुआ मेदांता अस्पताल में जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट, या लोहिया अस्पताल में फ्री इलाज होता था, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री इलाज होता था, केजीएमयू में गरीबों के इलाज के लिए अलग से फंड दिया जाता था। किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को अगर अस्पताल भेजा जाएगा तो उसका फ्री इलाज होगा, उस पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आने दिया जाएगा और मेडिकल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब 4 लाख करोड़ के लगभग यूपी का बजट समाजवादी सरकार में था तो बड़े पैमाने पर 108, 102 एम्बुलेंस चलाई गई थी, जिससे फोन करने पर गरीब के गांव घर पहुंच करके एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। आज तो 8 लाख करोड़ है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल एम्बुलेंस बढ़ाया जाएगा बल्कि सुविधा अस्पतालों में दी जाएगी, जिससे किसी भी गरीब को इस तरह की समस्या का समाधान फेस न करना पड़े। दूसरा, इनकी सरकार में इलाज कराना, अगर आप इलाज कराने गए तो पता लगा आपको भी ओटी में पहुंचा देंगे। जब होश आएगा ओटी में तो कहोगे हमें तो इलाज किसी और चीज का चाहिए था। सोचिए आप, दाएं पैर में बताओगे कि प्लास्टर बांधना है, कहो बाएं बांध दें। इनकी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी खत्म हो चुकी हैं। क्या हुआ, अपना चैनल सुधारो थोड़ा। आपका ही नहीं यार, क्या चीज? खड़गे जी ने भी वही कहा जो आपने सुबह कहा था कि सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। खड़गे जी भी वही बात कह रहे हैं।
नहीं, ये सच्चाई है। और जब अंडरटेकिंग दी थी, गिवन अंडरटेकिंग, तब आरएसएस पे बैन हटा था। अंडरटेकिंग क्या माने हम इसको। और आपको दूसरी बात और बता दें, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी ओरिजिनल पार्टी आरएसएस है, वहीं से निकले हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय पर उनका जो प्रेसिडेंशियल भाषण था, उसमें यह तय किया गया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं, वैसे झूठ बोला था उन्होंने उस समय भी। क्या ये सेकुलर रास्ता है इनका? क्या सोशलिस्ट रास्ता है? आप पूरे देश की इकोनॉमी चाइना को दे दे रहे हैं। आप पर हर दिन अमेरिका के राष्ट्रपति दबाव बना रहे हैं, और आपने बाजार खोल दिया उनके लिए। हमें आपको उलझाए हुए हैं यहां पर और चीजों में। और सोचिए, आज के समय पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेटा का, गूगल का या बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और हमें उलझाए हुए दूसरी चीजों में। जो आज की भारतीय जनता पार्टी और हमारे जागरूक पत्रकार, भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है। भारत का क्षेत्रफल सरदार पटेल जी ने कितना बड़ा बनाया था, भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा था, और आज क्षेत्रफल क्या है। हमें उम्मीद है क्षेत्रफल के बारे में ये पत्रकार साथी जरूर बताएंगे। हमें कोई बताए स्पेन नक्शे में कहाँ है। स्पेन कहाँ है नक्शे में, बताओ ना। अच्छा, कोई क्यूटो से कर रहा है तुलना। अच्छा, क्यूटो बनाना था बनारस को, गलियां तोड़ रहे हैं जो बहुत पुरानी गलियां थी। नया चीज नहीं बनानी, कोई पुरानी गलियों को तोड़ रहे हैं। न जाने कितना नुकसान हो रहा है, और मुआवजा जो मिलना चाहिए था मार्केट वैल्यू, वो नहीं मिल रहा है। झगड़ा तो यही है कि मार्केट वैल्यू क्या है, आप मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपने कहा क्यूटो बना देंगे। अरे आप गूगल करके कभी तस्वीर तो देखो, वीडियो तो देखो, क्यूटो क्या है। आज के समय में धोखा नहीं दे सकते हैं। आज से 10 साल पहले आप धोखा दे देते। मैं कोई बात कहता, आप तुरंत चेक कर लोगे गूगल करके। बहुत से प्लेटफॉर्म वहां पर चेक कर लोगे आप। ये संभव पहले नहीं था। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा देखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, उससे तो मिलता है स्पेन थोड़ा बहुत। स्पेन की लाइफ से थोड़ा बहुत मिलता है, हालांकि इसमें बुराई मान जाए कोई। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये पेड़ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निगेटिविटी के लिए आपको पैसा मिल रहा है। आप किसी की इमेज को डैमेज करो, उसके लिए पैसा मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, और देश के पॉलिटिकल इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि निगेटिविटी के लिए पैसा मिल रहा है, अच्छाई के लिए पैसा नहीं मिलता है। अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया, उनका मेरी निजी विचार है, मेरा आरएसएस बैन होना ही चाहिए। मैं एक काम करूं, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं, आप घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों। गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। खड़गे साहब का जो मानना है उससे मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा, चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ। कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा, है? नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल, क्या है? आरएसएस बैन होना ही चाहिए। Why was RSS banned? मेरा निजी विचार है। Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दे, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं। हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है।
एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 by Nathuram Godse, who had earlier been associated with the Hindu Mahasabha and had linked with the RSS. तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को, और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। और क्या पूछना बताओ, आई आस्क। हाँ अब देखिए क्यों, अब हाँ अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है, द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथी हो, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने दिखाई कि सैफई में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल, हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन वाले एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और इस भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। मुख्यमंत्री अभी बिहार गए थे, तो ये तो अब बताइए क्या करें। वो तो हिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा चलो चैट जीपीटी यही पूछते जो बात आप कह रहे हो, आर दे, नहीं ये पूछना हिंदी में पूछो जो ये सवाल है इनका, चैट जीपीटी नहीं दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड, दो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी आर दे सरकार में आरएसएस का प्रतिबंध लगाना चाहिए? नहीं अभी भी हेट्रेड फैला रहे हैं कि नहीं फैला? आर दे साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रही थी। स्टिल वाह, मेरे धन्यवाद साथी। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है, देखा। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यस आरएसएस, पूछो आरएसएस के बारे में ही पूछ रहे हैं। हैं? हाँ, बीजेपी सांप्रदायिक स्वाद खराब करती है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अब इसके लिए, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ तुम टॉपिक क्यों बदले? चैट जीपीटी और हमारे नेटवर्क 18 से बात हो रही है। लिखा है कि सनातन धर्म ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अत्याचार किया। ये काशीराम जी ने लिखा है अपनी जो है धरती पर, पूरे धरती पर जाति के आधार पर भेदभाव कहीं नहीं है जितना भारत में हुआ है। और जितना दलित अपमानित हुआ है या दलित के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, शायद धरती पर व्यवहार इस तरह का किसी जाति के आधार पर नहीं हुआ होगा। आओ नेक्स्ट सवाल चैट जीपीटी। अरे भाई नहीं मैं देखिए जो खड़गे साहब कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता,
देखिए नहीं तुम क्यों उलझ रहे हो भाई मुझसे। मैंने कहा जो सवाल ये पूछ रहे हैं वही सवाल अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं और वही सवाल मैं अगर चैट जीपीटी से पूछता हूं तो जो वो कह रहे हैं वही चैट जीपीटी कह रही है, उसी हम सहमत हैं। अब बताओ आप। यूपी में बुलडोजर और बिहार में अडानी को ₹1 नहीं देखिए ऐसा है, तुम पत्रकार तो हो नहीं, ऐसे ही आगे कहीं से नहीं। हम एक काम करेंगे, यूपी में सरकार बनाओ, कोई भी उद्योगपति हो और अगर 10,000 लोगों को नौकरी दे, 20,000 लोगों को नौकरी दे, तो हम उसे चवन्नी में भी दे सकते हैं जमीन। चवन्नी में हम तो कहेंगे तेजस्वी जी से कि वो ₹1 वापस कर दें, उनसे शर्त लगा देंगे 10,000 लोगों को नौकरी देंगे। ₹1 की बात है ना, वापस हम चवन्नी में देंगे। अखिलेश जी, भाजपा नेता है दिनेश लाल निरहुआ, खेसारी को कह रहे हैं कि वो यादव है ही नहीं, हिंदू विरोधी है। अरे तुम पत्रकार ही नहीं हो यार तुम पत्रकार नहीं हो, तुम ऐसे ही हो बस मित्र। वहाँ पे बिहार में कहते हैं मुख्यमंत्री जी वहाँ पे बुलडोजर आया था, उसको तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरठ में एक बड़े पैमाने पर वहाँ पे बुलडोज किया गया, एक बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है। देखिए वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। मैं एक बार फिर अपने सभी नेताओं का, जहां उपस्थित हैं नरेश उत्तम जी, लालजी वर्मा जी, उत्कर्ष वर्मा जी, आर.के. वर्मा जी, राजन चौधरी जी, नरेंद्र वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, एसपी सिंह जी, एच.एन. पटेल जी, संदीप पटेल जी, अनिल पटेल, पंकज पटेल, अनिल वर्मा, इन सभी साथियों का, और जिनका नाम मेरा छूट गया है, बहुत सारे साथी हैं, पटेल यात्रा चलाने वाले बहुत सारे साथी लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। लाइए सवाल तुम्हारा।